अच्छा, आप सबसे पहले ये क्या करें, जैसे ही मेरा लेक्चर स्टार्ट हो या सर यासिर करीम का, तो आप अपने कैमरे ऑफ कर लिया करें। मेल है या फीमेल है, वो अपना कैमरा ऑफ कर लें। सम टाइम ऐसा होता है कि आप रूम में बैठे हुए हैं और साथ खाना भी खा रहे होते हैं सम टाइम, या कोई और एक्टिविटी भी है, साथ लेक्चर भी सुन रहे होते हैं, तो आपकी वो वीडियो ऑन एयर जा रही होती है। तो ये आप ख्याल किया करें, ठीक हो गया। तो कैमरा अब आपने ऑफ रखना है। वीडियो यहाँ लिखा होता है ना स्टार्ट वीडियो, वो आपने बंद कर देना है जूम पर। ये पहले जब हमारे लेक्चर स्टार्ट हुए हैं तो हम प्रॉपर गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टार्ट में आप करते भी रहे हैं, सबके कैमरे ऑफ होते थे। तो अब ये होता है कि दो या तीन स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन होता है, तो जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होता है। ठीक हो गया। तो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़नी है। पहले ये सिक्स चैप्टर है कॉर्डसेनिस की बुक से। अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो ये मैं समझा रहा हूँ, ये चीजें भी अगर आप कर लेंगे तो ये इनफ होगा आपके लिए। सबसे पहले इसमें आता है स्मॉल सैंपल प्रॉपर्टीज। स्मॉल सैंपल प्रॉपर्टीज ऑफ द एस्टिमेटर, ऑफ द एस्टिमेटर। यानी कि हमने एस्टिमेट क्या कर रहे हैं, बीटा वन जमा बीटा टू, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और किसके जरिए? लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए। अब जो इससे हमने एस्टिमेशन किया उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी इनकी, ठीक है। इसकी सबसे पहली स्मॉल सैंपल की हम बात कर रहे हैं। जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो अनबाइसनेस। अनबाइसनेस, अनबाइसनेस क्या होता है कि हमारे पास एक ना सैंपल दिया होता है, क्योंकि पॉपुलेशन डिजायरेबल नहीं होती, तो हम क्या करते हैं उससे लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाकर एस्टिमेटर को फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको हम बीटा का नाम। और ये क्या होती है, हमारे पास मीन वैल्यू होती है, इसको हम बीटा हेड का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये इसकी मीन वैल्यू है, इसको हम एक्सपेक्टेड बीटा हेड लिखते हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब भी मीन ही है। तो हम यहाँ ये कहते हैं कि जो लीस्ट स्क्वायर से हम ये मीन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ये क्या होती है, ट्रू होती है। ट्रू क्या है? ट्रू का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास होल ऑब्जर्वेशन दी होती, या लार्ज सैंपल यानी कि पॉपुलेशन होता, उससे जो मैं वैल्यू फाइंड आउट करता, उसको हम बीटा बोलते हैं। ठीक हो गया। ये मेरी क्या है, ट्रू है। और ये मैंने क्या की है, फाइंड आउट खुद की है लीस्ट स्क्वायर मेथड से। अगर इसका जवाब आ रहा है 10, और जो ट्रू है, जो हकीकत में एग्जिस्ट करती है, वो फर्ज करें क्या है, 15 है, तो ये 5 का जो गैप आ गया, इसको हम बाइसनेस कहते हैं। ठीक हो गया। अगर ये बाइसनेस जीरो हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अनबाइस्ड एस्टिमेटर कहेंगे। अब इसको हम डिफाइन ग्राफिकली ऐसे करते हैं कि ये सपोज दैट ये मैंने फाइंड आउट किया एक्सपेक्टेड बीटा हेड, और यहाँ भी ये मैंने यही काम किया, एक्सपेक्टेड बीटा हेड को फाइंड आउट किया। ये कितना फाइंड आउट किया, 10। पर जो ट्रू वैल्यूज थी ना बी की, वो क्या थी, यहाँ पर लाई करती थी। अब ये इसके अंदर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो बाइसनेस का फार्मूला क्या होता है, बाइस इज इक्वल टू, आपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करी जो ट्रू है, ये आपने खुद 10 फाइंड आउट की, पर जो ट्रू है वो क्या है, 15 है। तो ये -5 क्या आ गई, बाइसनेस आ गई। ठीक हो गया। यानी कि जो आपने मीन फाइंड आउट किया है और जो एक्चुअल में जो मीन है,
उसमें प्रॉब्लम पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा केस ये है कि एक्सपेक्टेड मैंने ये फाइंड आउट किया और ट्रू भी यही है। ट्रू भी क्या है, यही है, 10 ही है। तो 22 एक्सपेक्टेड बीटा 2 माइनस बी 10 माइनस 10 22 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें जो जानिबदारी है वो 0 है। तो ऐसे एस्टिमेटर को हम क्या कहते हैं, अनबायस्डनेस कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि जो हमारे लीस्ट स्क्वायर से हम मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम एस्टिमेटर या पैरामीटर्स कहते हैं, उसको क्या होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड कब होगा, जब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक हो गया। तो इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी आपके सामने एक्सप्लेन किया। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है लीस्ट वेरिएंस होना चाहिए। लीस्ट वेरिएंस, लीस्ट वेरिएंस क्या होगा, लीस्ट वेरिएंस होता है कि ये मैंने एक्सपेक्टेड ऑफ बीटा हेड फाइंड आउट किया, ठीक हो गया, और जिसके इर्द गिर्द डिस्पर्शन है वो क्या है, कम से कम हो। जब हमने लीस्ट स्क्वायर का फार्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया था तो कैसे किया था, समेशन वाई आई माइनस वाई हेड का स्क्वायर, और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, मिनिमम थी। जब हम इसका स्टैंडर्ड वेरिएंस फाइंड आउट किया तो इसको नंबर ऑफ एन से डिवाइड कर दिया था। तो जाहिर सी बात है जब ये मिनिमम होगा तो वेरिएंस भी क्या होगा, मिनिमम होगा। ये मैंने अर्थमेटिक मीन में भी प्रॉपर्टी प्रूव करवाई थी आपको, और उस दिन जब मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है लीस्ट स्क्वायर की, उस दिन भी हमने इस चीज को प्रूव किया था। तो एस्टिमेटर जो लीस्ट स्क्वायर था, हम एस्टिमेटर फाइंड आउट करेंगे, उसकी जो वेरिएंस होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सेकंड सिचुएशन ये है, ये देखें, मीन तो सपोज इधर भी ये 10 ही आ रहा है, मगर इसके इर्द गिर्द क्या है, वेरिएंस मिनिमम नहीं है। ठीक है। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, एक्सपेक्टेड बीटा हेड माइनस एक्सपेक्टेड बीटा हेड इसका होल का स्क्वायर, ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब हमारे डिजायर डिजायर क्या है कि वेरिएंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरा वेरिएंस भी मिनिमम है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है बीटा की वो भी ट्रू के बराबर है। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ एक्सपेक्टेड भी 10 है और जो ट्रू है वो भी क्या है, 10 है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड बीटा 10 है और जो ट्रू है वो भी 10 है। इसमें मेरे लिए ये डिजायरेबल है क्योंकि यहाँ पर वेरिएंस भी कम है और अनबाइसनेस भी है। यहाँ अनबाइसनेस तो है पर वेरिएंस कम नहीं है। हाँ, यहाँ वेरिएंस कम है, सपोज दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, ये भी डिजायरेबल नहीं है कि वेरिएंस तो कम है पर जो हमने कैलकुलेट वैल्यू की और जो ट्रू वैल्यूज है वो आपस में बराबर नहीं है। तो अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही, या दूसरी सेटिस्फाई हो रही है, पहली सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो हम ये कहेंगे कि ये एस्टिमेटर जो है ये एफिशिएंट नहीं है। ये क्या हो जाएगा फिर, थर्ड नंबर पर जो इसकी प्रॉपर्टी है एफिशिएंट एस्टिमेटर। अगर दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम कर रहा है या मीन वैल्यूज बराबर नहीं है या आपके पास जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि एस्टिमेटर एफिशिएंट नहीं है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपके सामने लिखी कि एक्सपेक्टेड बीटा एट बराबर है ट्रू वैल्यू ऑफ बीटा
एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड बीटा हेड माइनस एक्सपेक्टेड बीटा हेड होल का स्क्वायर लेस देन है एक्सपेक्टेड बीटा स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब है अदर देन लीस्ट स्क्वायर मेथड। और ये तो ये 3 डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने। यहाँ पर एक्सपेक्टेड और ट्रू आपस में बराबर है, वेरिएंस भी कम है। इधर वेरिएंस तो कम है, एक्सपेक्टेड और ट्रू आपस में बराबर नहीं है। इधर एक्सपेक्टेड और ट्रू आपस में बराबर है मगर वेरिएंस क्या है, ज्यादा है। तो एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा, ये पहले वाला होगा। ये दोनों एस्टिमेटर एफिशिएंट नहीं है। तो एफिशिएंट एस्टिमेटर हम किसे कहते हैं, यहाँ पर हमारी दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही हैं। चौथी प्रॉपर्टीज होती है इसकी कि लीनियर होना चाहिए आपका। ये एस्टिमेटर है वो क्या हो, इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल और इन फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स। एस्टिमेटर वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। हमने अजम्पशन में भी एज्यूम किया। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टीज हो गई। पांचवी प्रॉपर्टीज है कि इसको ब्लू होना चाहिए। ब्लू ब्लू कब होगा, जब पहली, दूसरी और जो चौथी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं कि लीनियर हो, अनबाइस हो। बेस्ट कब होगा, जब वो एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट कब होगा, जब उसमें अनबाइसनेस भी होगी और उसका वेरिएंस क्या होगा, कम से कम होगा। तो अगर ये हमारी जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ी हैं ये सब की सब सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो इट मींस कि हमारा जो एस्टिमेटर है वो क्या है, ब्लू है। ठीक हो गया। 6 प्रॉपर्टीज है मिनिमम मीन स्क्वायर एरर। मिनिमम मीन स्क्वायर एरर, इसको हम कहते हैं MSE एस्टिमेटर। ठीक हो गया। इसमें क्या कहता है वो कहता है कि जब आप MSE को तब सेटिस्फाइड करेंगे जब वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर प्लस बाइसनेस का जो स्केयर है, बीटा जो आपने फाइंड आउट किया है उसकी जो बाइसनेस का जो स्केयर है और जो वेरिएंस है, जब ये मिनिमम होगा ना, ठीक हो गया, तो फिर आपका जो मिनिमम मीन स्केयर एरर एस्टिमेटर वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होगी। जाहिर सी बात है जब एक्सपेक्टेड और ट्रू जीरो होगी तो बाइसनेस क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये पहले ही वेरिएंस हमारा मिनिमम है, तो MSC वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, वही है, दो प्रॉपर्टीज ही हैं। एक, एक्सपेक्टेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू आपस में बराबर हो और वेरिएंस और बीटा हेड क्या हो, मिनिमम हो। ठीक हो गया। इन दोनों को हमने जमा कर क्या कह दिया, ये एफिशिएंट है। लीनियर पढ़ा, लीनियर को ऐड करने के बाद हमने कहा ये ब्लू है। अब इसका स्केयर बाइसनेस का और ये वेरिएंस, इनको जब इनका सम अप लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम मीन स्केयर एरर हो जाएगा। इसको हम MSC पढ़ते हैं। ठीक हो गया। 7th प्रॉपर्टी होती है सफिशिएंट एस्टिमेटर। सफिशिएंट एस्टिमेटर का मतलब ये होता है कि जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन थी वो आपने एस्टिमेटर को फाइंड आउट करने के लिए फुल यूटिलाइज की। ठीक है, जितनी आपके पास पॉसिबल इंफॉर्मेशन थी एस्टिमेटर को एस्टिमेट करने के लिए आपने फुल यूटिलाइज की, उसे हम क्या कहते हैं, सफिशिएंट एस्टिमेटर कहते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन हम पढ़ रहे हैं, स्मॉल सैंपल की प्रॉपर्टीज हैं, ये 7 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले अनबाइसनेस हो गई, वेरिएंस मिनिमम, एफिशिएंट और ब्लू, उसके बाद 5 हो गई हमारे पास लीनियर, सॉरी, फिर उसके बाद 5 पर ब्लू, 6 पर MSC और शेफिएंट एस्टिमेटर। ठीक हो गया। तो अगर ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई हैं तो इसकी लार्ज सैंपल की प्रॉपर्टीज होती हैं। 3 प्रॉपर्टीज
मोस्टली हम इसकी डिस्कस करते हैं लार्ज सैंपल की। उनके जस्ट मैं आपको नेम ही बता दूंगा क्योंकि वो सेम मिलती जुलती हैं। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ही देख लेंगे। लार्ज सैंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर, इसको एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टीज कहते हैं इसे। ठीक हो गया। इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। एसिम्प्टोटिक अनबाइसनेस, इसको हम लिखते ऐसे हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी कि n से बड़ा सैंपल है और हमारा जो एस्टिमेटर है वो ट्रू के इक्वल हो जाता है। n से बड़ा दिया सैंपल है। ठीक हो गया। बस इसमें ये चीज है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी, और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है एफिशिएंसी। एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी। ठीक हो गया। एसिम्प्टोटिक अनबाइसनेस, कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी, ये हमारे पास लार्ज सैंपल की होती हैं जो हमने एस्टिमेट किया है लीस्ट स्क्वायर मेथड से। और जो इससे पहले की थी उसकी सेवन थी, ये हमारे पास क्या है 3। गैस मार्कअप थ्योरम। गैस मार्कअप थ्योरम इन्हीं चीजों से मिलता जुलता है। गैस मार्कअप थ्योरम, गैस मार्कअप थ्योरम में वो कहता है कि अगर किसी भी एस्टिमेटर की 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो रही है ना, लीनियरिटी, नंबर 2 पर अनबाइसनेस, और नंबर 3 पर मिनिमम वेरिएंस, इसे हम क्या कहेंगे, ब्लू एस्टिमेटर। तो यही क्या है गैस मार्कअप थ्योरम है। वो कहता है, ये वैसे है तो काफी लंबा प्रूव है, प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसमें यही पहले नंबर पर वो लिनियरिटी को प्रूव करता है। वो कहता है कि जो लीस्ट स्क्वायर का एस्टिमेटर है ना, उसकी मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू इक्वल होती है। इसके ऊपर वो हैट लगा देता है। जो अदर मेथड लेता है ना, उसको वो कहता है कि मीन वैल्यू उसके ऊपर स्टार लगाता है, उसकी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टार वैल्यू आपस में इक्वल है, वो भी लीनियर है। लीस्ट स्क्वायर भी क्या है, लीनियर है। यानी कि ये प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होती है अदर मेथड से, अनबाइसनेस वाली भी। इधर आकर जो मिनिमम वेरिएंस वाली प्रॉपर्टीज है, उसमें वो कहता है कि जो लीस्ट स्क्वायर का वेरिएंस है ना, वो मिनिमम होता है। अदर देन लीस्ट स्क्वायर, अगर आप कोई मेथड यूज करेंगे, उसका जो वेरिएंस है वो मिनिमम नहीं होगा, उसका वेरिएंस क्या होगा, ग्रेटर होगा। बस यही इसके अंदर डिफरेंस होता है। वो पूरा काफी एक लंबा प्रूफ है, मैं प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट मैंने आपको प्रॉपर्टीज स्मॉल सैंपल की इसी वजह से पढ़ाई है, ताकि गैस मार्कअप थ्योरम है उसको उसका आपको पता चल जाए। ठीक हो गया। गैस मार्कअप थ्योरम में वो 2 चीजें पैरेलल लेके चलता है। वन, ये 2 हो गई। पहले वो लीनियरिटी प्रूव करता है लीस्ट स्क्वायर से, और अदर देन लीस्ट स्क्वायर से लीनियरिटी को प्रूव करता है। फिर वो अनबाइसनेस को प्रूव करता है, ऐड लगा देता है इसके ऊपर वो स्टार बना देता है। तब थर्ड पर इसकी जो वेरिएंस होता है वो कहता है ये मिनिमम होता है, इसका वेरिएंस क्या होता है, कंपैरेटिवली इसके लार्ज होता है। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि ये वाला जो एस्टिमेटर है, ये हमारे पास क्या है, ब्लू है। वो कहता है एस्टिमेटर बहुत सारे होते हैं, उसका उसने सब सैंपल बनाया। इसमें ये एस्टिमेटर है, सर्च करें उसमें, इसमें से वो कहता है कि 50 कैसे एस्टिमेटर है जो लीनियर है। 50 में से एक और बॉक्स बना देते हैं। कहता 40 ऐसे हैं जो अनबाइस है, उसमें से 20 ऐसे हैं जो लीनियर भी हैं
अनबायसनेस भी है और उनका वेरिएंस क्या है, मिनिमम है, ये एस्टिमेटर क्या होते हैं, काम होते हैं। ये हमारे पास क्या है, गैस मार्कम थ्योरम। ठीक हो गया। अब हमने जितने भी टॉपिक्स थे ना पॉसिबल, जो एमसीक्यूज पार्ट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, उसमें रिग्रेशन फॉर्म, रिग्रेशन हो, उसमें चीज ये कॉर्ड साइंस की बुक में ना 6 चैप्टर दिया गया। कॉर्ड साइंस की बुक तारी आप लोगों के पास हो या ना हो, पर इसमें जस्ट ये मेरा लेक्चर ही आप सुन लें और इसी को आप ना अच्छे से याद कर लें। पावर इक्वल टू 1, लीनियर रिलेशन, लीनियर मीन के जो आपका पैरामीटर्स है उसकी पावर 1 है। ये चैप्टर में मैंने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कॉर्ड साइन इसकी बुक में 6 चैप्टर है, ऑनलाइन भी शायद ये बुक मिल जाती है। हाँ जी, आवाज आ हाँ रही जी, है मेरी? आवाज आ रही है? एक मिनट, ये मैं ये मैं अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे आज से जो प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी, स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना अजम्पशंस के साथ, उनको हम पढ़ेंगे अब। इसमें हेटेरोस्केसिटी आ जाएगी, जो जो हमने एज्यूम किया था ना लीस्ट स्क्वायर मेथड के साथ, कि वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, नो ऑटो कोरिलेशन होनी चाहिए, उसके अलावा नो मल्टी कोलिनियरिटी, मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन और सिंगल इक्वेशन होगी। तो अब हम इन चीज़ों को प्रूव करेंगे कि जैसा हमने एज्यूम किया ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से आपने जो पैरामीटर फाइंड आउट किया है, एस्टिमेटर फाइंड आउट किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपका वेरिएंस, जिस पर सब की सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो डिस्टर्ब हो सकता है। इन चैप्टर्स के अंदर, ये 4 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के अंदर हम सबसे पहले assumptions को डिस्कस करेंगे। जो चीज़ हमने एज्यूम की हुई है उस assumptions को डिस्कस करेंगे। जिस तरह के हमने कहा होमोसिडासिटी होती है, वेरिएंस कांस्टेंट होता है, हम यहाँ प्रूव करेंगे कि वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता। हमने ये कहा नो ऑटो कोरिलेशन है, नो ऑटो कोरिलेशन को डिफाइन करने के बाद ऑटो कोरिलेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक हो गया। मल्टी कोलिनिटी हमने कहा एग्जिस्ट नहीं करती, हम प्रूव करेंगे कि मल्टी कोलिनिटी एग्जिस्ट करती है। वो चीजें हम प्रूव कैसे करेंगे? फोर्स के या रीजन से। कि क्या रीजन है कि ये प्रॉब्लम आता है? जैसे कि क्रॉस सेक्शनल डाटा है, क्रॉस सेक्शनल डाटा के अंदर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो हम रीजन डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये होता है कि अगर आप एस्टिमेटर को फाइंड आउट कर रहे हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड की अजम्पशन से, पर हमें पता चल गया कि ये सोर्स है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। नहीं,
व्हाइट बोर्ड मैंने असल में स्लाइड्स की तरफ जाना है ना, स्लाइड्स के अंदर ये चीजें हैं। नहीं, ये नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ, व्हाइट बोर्ड भी यूज करेंगे, परेशान ना हो। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे आपको इसके। 4 नंबर पर हम डिडक्शन मेथड को देखेंगे। डिडक्शन का मतलब होता है टेस्टर। हम डाटा को टेस्टर लगा कर देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर हम किस तक जाएंगे, रेमेडियल मैयर। रेमेडियल मैयर का मतलब है इलाज करेंगे डाटा का। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जो हम एस्टिमेटर हमने फाइंड आउट किया है उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि यह जो हमने एस्टिमेटर फाइंड आउट किया है इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, हमने इस डाटा को चेक कर लिया है, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं पाया जाता। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अब क्योंकि लेस मेरा ख्याल है 15 मिनट्स रह गए हैं, चले हम स्टार्ट करते हैं, नए नए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। हेट्रोस्ट्रासिसिटी। हेट्रोस्ट्रासिसिटी से पहले हम होमोस्ट्रासिसिटी को डिफाइन करेंगे। होमोस्ट्रासिसिटी में क्या है जी? वो कहता है हैविंग द सेम स्कैटरनेस for it exists in set of data, the point must be about the same distance from the line in which probability distribution of disturbance term remain same all over the observation। यानी कि जिस तरह की ये पहली मॉडल बना हुआ है, अगर मैं इसमें से ये रिग्रेशन लाइन गुजारूं, ये जो आपको रेड लाइन गुजर रही है, इसके ऊपर जितनी स्कैटरनेस है उतनी ही स्कैटरनेस नीचे है। हमने ये एज्यूम किया था क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर कि ये सिचुएशन होती है उसकी क्या कहेंगे उसे, जो हम रिग्रेशन लाइन गुजारते हैं उसकी रिग्रेशन लाइन जो हम गुजारेंगे उसके ऊपर जितने वैल्यूज लाई कर रही होती हैं उतनी ही नीचे लाई करेंगी, और स्टार्ट में जितना डिस्टेंस है आखिर तक उतना ही डिस्टेंस रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेरिएंस कहते हैं। मगर हकीकत में क्या है? हकीकत में ये है कि जैसे हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट में स्कैटरनेस ज्यादा है, कम है, आखिर में क्या है, स्कैटरनेस ज्यादा होती चली जाती है। यानी कि यहाँ वेरिएंस कुछ और है और यहाँ पर वेरिएंस क्या है, कुछ और है। तो एस इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, हेट्रोस्डासिसिटी कहेंगे। अब हेट्रोस्डासिसिटी की क्या डेफिनेशन वो कर रहा है, वेयर पॉइंट्स आर एट वाइडली वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन इन विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टर्बेंस डज नॉट रिमेन द सेम। यानी कि ऊपर तो सेम थी ना, ऊपर सेम है, यहाँ पर मैं नॉट लिखना भूल गया, डज नॉट रिमेन द सेम ऑल ओवर द ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को हम हेट्रोस्ट्रासिसिटी कहते हैं। ठीक है? अब वो कहता है कि रीजन ऑफ हेट्रोस्ट्रासिसिटी, कि ये जो हेट्रोस्ट्रासिसिटी है ये आती क्यों है, रीजन क्या है इसकी। अब वो बता रहा है, पहली रीजन है इसकी एरर लर्निंग मॉडल। एरर लर्निंग मॉडल में वो एग्जांपल देता है कि फर्ज करें आप टाइपिंग कर रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप टाइपिंग करते चले जाएंगे, आपका आप लर्न करते चले जाएंगे और जो एरर है उसकी आने की रेशो कम होती चली जाएगी। ठीक है? तो इट मींस कि वेरिएंस, जो वेरिएशन इन द बिगिनिंग ऑफ टाइपिंग आ रहा था, एट द एंड ऑफ टाइपिंग वो नहीं होगा। तो ये इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि जो हमने एज्यूम किया था
कि वेरिएंस कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, वेरी करेगा। सेकंड पर वो कहता है डिस्क्रिशनरी इनकम। डिस्क्रिशनरी इनकम का मतलब ये है कि जब आपकी इनकम चेंज होती है तो चॉइसेस भी चेंज होती चली जाती है। यानी कि हम तीन ब्रैकेट्स, अगर हम क्रॉस सेक्शनल डाटा को ही लें, और ये जो प्रॉब्लम पाया जाता है हेटेरोस्क्लेरोसिटी का, वो क्रॉस सेक्शनल डाटा में ज्यादा पाया जाता है। अब थ्री इनकम अगर हम ब्रैकेट्स ले लें, पहली इनकम में हम वो लोग रखें जो पुअर हैं, और सेकंड में हम वो लोग रखें जो मिडिल तबके से ताल्लुक रखते हैं, और थर्ड इनकम में हम इलीट पैनल को रखें। अब जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है उनके पास चॉइसेस भी क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, और जिनके पास इनकम कम है, पुअर लोग हैं, उनके पास तो चॉइस होती ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करना है, और वही लिमिटेड बेसिक नेसेसिटी जो लो क्वालिटी है, लो प्राइसेस है। तो इनके इर्द गिर्द जो डिस्पर्शन होगी, वेरिएंस होगा, वो जाहिर सी बात है मिनिमम होगा। और जो हायर इनकम की तरफ हम जैसे जैसे मूव होंगे, उनकी चॉइसेस बढ़ती चली जाएंगी, तो वेरिएंस भी क्या होता चला जाएगा, ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक हो गया। तो सेकंड ये रीजंस वो देता है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम। ये उसमें लिखा हुआ है गुजराती की बुक में। तो हो सकता है कि कुछ चीजें मैंने स्लाइड्स के ऊपर ना भी लिखी हूँ, पर मैं आपको बोलकर बता दूंगा। डेटा कलेक्शन टेक्निक आपकी बेहतर हो जाए, आप रिसर्चर हैं, स्टार्ट में हो सकता है कि आप जब डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया है वो ठीक नहीं बना, या इंटरव्यूअर्स हैं वो आपको रिस्पॉन्स ठीक नहीं कर रहे, तो वो प्रॉब्लम आएगा, वेरिएशन ज्यादा आएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बेहतर तरीके से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, बेहतरी आती चली आ रही है, तो प्रॉब्लम्स क्या होते चले जाएंगे, आपके कम होते चले जाएंगे। ठीक है। Companies with larger profit are generally expected to show greater variability in dividend. अब जब आप इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड्स में, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती हैं जो कम आप रिस्क होता है जिनके अंदर, और कुछ इन्वेस्टमेंट क्या होती है उनमें ज्यादा रिस्क होता है। लोअर प्रॉफिट, लोअर लॉस, हायर प्रॉफिट, हायर लॉस। अगर हम उसको कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट जो स्कीम्स होती हैं, उसमें डिफरेंट जो कैटेगरीज होंगी, उनमें सब में सेम का जो जो प्रॉफिट होगा, हालांकि 100 रुपीज की अगर आप डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, या डिविडेंड्स खरीद रहे हैं, उनका जो रिटर्न्स है वो सबका सेम नहीं होता। कईयों में ज्यादा रिस्क होगा, कई में क्या होगा, कम रिस्क होगा, और प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये एक जस्टिफिकेशन है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में भी हम देखते हैं कि जो वेरिएंस है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, वो सेम नहीं होता। इंप्रूविंग डाटा टेक्निक हो चुकी है। क्रॉस सेक्शनल डाटा के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा पाया जाता है हेटेरोस्केडासिटी का, और टाइम सीरीज डाटा के अंदर कम प्रॉब्लम पाया जाता है ड्यू टू स्पेसिफिकेशन एरर। यानी कि जो आपने मॉडलिंग की है उसमें आपने इररेलेवेंट वेरिएबल डाल दिए हैं, या जिस तरह कॉस्ट फंक्शन होता है वो क्यूबिक होता है, आपने उसको लीनियर बना दिया है। ठीक हो गया। इररेलेवेंट वेरिएबल डाल दिए हैं, एक ही वेरिएबल्स को डिफरेंट शेप में डाल दिया है, यानी कि आपने इनकम भी ले ली है, साथ वेल्थ भी ले ली है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अगर स्क्यूनेस डाटा है, स्क्यूनेस डाटा के अंदर ये प्रॉब्लम आपको देखने के मिलेंगे। और 7 नंबर पर उसने रीजंस लिखी हुई हैं कि इनकरेक्ट डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने ऐसे डाटा का लॉग ले लिया जिसका लॉग बनता ही नहीं था, या ऐसे डाटा को आपने डिफरेंस ले लिया जिसका डिफरेंस नहीं लेना चाहिए था। ठीक हो गया। तो जब आप इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, समटाइम जो जिन लोगों ने एमफिल पीएचडी की है उनको पता है कि समटाइम हम डाटा को की शेप को ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, लॉग ले लेते हैं, ठीक है, रेशो ले लेते हैं, या उनका डिफरेंस ले लेते हैं। और जब वो डिफरेंस लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि यूनिट इनका सेम है, ठीक है, कहीं पहले ही वो रेशो में तो नहीं है,
अगर हम रेशो की अगेन रेशो ले लें तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हेटेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम आता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेटेरोस्क्लेरोसिस। अब हमने देखा कि ये रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे डेटे के अंदर, हमारे रिजल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। अब मैं रिसर्च कर रहा था क्रॉस सेक्शनल डाटा के ऊपर, ठीक है, और अप्लाई मैंने क्या किया है, लीस्ट किया, उसके जरिए मैंने पैरामीटर फाइंड आउट किया। और अजम्पशंस क्या एज्यूम की हुई है, एजम्पशन यही है कि वेरिएंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फार्मूला भी लगा दिया वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ स्लोप क्या होता है 1/, डेविएशन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये सिग्मा स्क्वायर। इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, ये फार्मूला होता है वेरिएंस का, स्लोप का, ठीक है। और अगर इंटरसेप्ट का वेरिएंस फाइंड आउट करें उसमें भी ये होता है। अब ये मैंने एज्यूम किया हुआ है कांस्टेंट है, पर ये जो बातें मैंने बताई हैं आपको, इसके मुताबिक तो कांस्टेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपने देखा, चलिए ये टाइम सीरीज डाटा है, फिर तो आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट होगा। स्पेसिफिकेशन एरर रहा है, आपने मॉडलिंग ही सही नहीं की, कोई थ्योरी उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, उसके पीछे कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ही कोई नहीं है, या आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म चेंज कर दी, वो नॉन लीनियर था आपने उसको लीनियर कर दिया। तो ये बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। अगर इनमें से आपके रिसर्च में कोई चीज़ें मैच हो रही हैं और आप एस्टिमेटर को फाइंड आउट किए जा रहे हैं विदाउट विदाउट कंसिडरिंग दीज रीजन, तो आपका जो एस्टिमेटर होगा वो ठीक नहीं आएगा और आपको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। अब वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ हेटेरो और होमो को फ़र्क देख लेना है, इसको एक डायग्राम बना लेनी है, और किन किन वजूहात की वजह से हेटेरो आता है, ये सब चीज़ें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। तो ये चीज़ आप लोग देख लेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े प्रूफ हैं। प्रूफ तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, इनके नेम्स बताता जाऊंगा जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जिस तरह अब इसमें डिटेक्शन टेस्ट है, एफ टेस्ट है, स्पेयरमैन रेगुलेशन टेस्ट है, बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं, जो कि पढ़ाई जाती हैं थ्योरेटिकली, पर उनको एमसीक्यूज में हम नहीं करेंगे। तो कल इंशाल्लाह हम यहीं से जहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेटेरोस्क्लेरोसिस से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।